हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनतंत्र के जन जो ये कविता है और इसके लेखक के बारे में और इनसे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे बोर्ड पे कि जनतंत्र का जन ये शीर्षक जो कविता है इसके कवि कौन है भाई, तो याद रखिएगा जनतंत्र के जो जन्म शीर्षक कविता है इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। क्या हुआ था? रामधारी सिंह। देखो, कभी भी क्वेश्चन पूछे और लेखक से क्वेश्चन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, जिन्होंने लिखा है उससे तो जरूर एक आध क्वेश्चन होंगे ही। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? ठीक है, कब हुआ था तो याद रखिएगा 23 सितंबर। क्या सितंबर? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का क्या नाम था? याद रखिएगा रवि सिंह नाम था। क्या नाम था उसका? रवि सिंह। याद रखिएगा, कहोगे सर सिंह 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 किससे देख लेते? तो देखो, क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाला उतना भी बेवकूफ नहीं है जो आप लोग समझते हो कि सिंह से मार देंगे कि भाई उनके पिताजी का नाम सिंह ही होगा। ऐसा नहीं है, वो देगा ऑप्शन में सब सिंह ही तो दिया है। शिवराज सिंह, रवि सिंह, काशीनाथ सिंह, रामराज सिंह। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम हमको याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा रामधारी दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? रवि सिंह। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश डैश जिले में हुआ है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ है वो कौन से जिले में हुआ है? तो याद रखिएगा बेगूसराय जिले में। कौन सा जिले में? बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय। कहाँ पे? बिहार का बेगूसराय। ये बिहार के ही कवि थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ है? याद रखिएगा बेगूसराय। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस युग या काल के कवि रहे हैं? यानी कि दिनकर जी को किस युग या फिर किस काल का कवि कहा जाता है? तो याद रखिएगा दिनकर जी को छायावादी युग, छायावादी युग का क्या कहा गया है? कवि कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस भावधारा के कवि हैं? दिनकर जी जो थे वो किस भावधारा के कवि थे? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय भावधारा। राष्ट्रीय भावधारा मतलब उसको उनके उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम बहुत था। देश के बारे में वो बहुत ज्यादा क्या करते थे? लिखते थे। ठीक है, देश के मतलब जैसे इसी चैप्टर का नाम ले लीजिए, जनतंत्र का जन। जनतंत्र का जन एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना है ना इसके अंदर। राष्ट्रवाद में आपने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने सोशल साइंस में पहला चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का अगर नॉर्मल परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या है? देश के प्रति प्रेम की जो भावना है वही क्या है? राष्ट्रवाद है। अगर प्रेम आपको देश के प्रति, आप देश से प्रेम कर रहे हो, देश का विकास करना चाह रहे हो, अगर ये भावना आपके अंदर आ गई तो वही राष्ट्रवाद की क्या है? भावना है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, देखिए ये इनके नाम क्या है? जनतंत्र का जन। इनके कविता का नाम क्या है? जनतंत्र का जन। अब आप ही बताओ, जनतंत्र का जन। ठीक है, तो ये एक तरीके से दिखने में लग रहा है कि भाई कौन सी है? देश के प्रति है, तो इसलिए याद रखिएगा राष्ट्रवादी भावधारा का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहासन खाली करो की जनता है। सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा यह है जनतंत्र का जन। जब आप कविता पढ़ रहे होंगे तो इस पंक्ति को आपने जरूर देखा होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। क्या थे भाई? दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो वो गद्य भी लिखा करते थे। क्या लिखते थे? गद्यांश भी लिखा करते थे। ठीक है, तो क्या हो गया? दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे बच्चा? तो दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्य लिखते थे। क्या लिखते थे? गदाकार थे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? यानी कि दिनकर जी जो है वो किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? कुलपति नहीं, याद रखिएगा उप कुलपति के पद पर। तो याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? भागलपुर विश्वविद्यालय में आपका क्या है? वो क्या करते थे? आपका भागलपुर विश्वविद्यालय में वो कुलपति के पद पर थे, उप कुलपति। ठीक है, कह रहा है कि दिनकर जी को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिनकर जी को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा दिनकर जी को किस किस कृति पर मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय। किस पर मिला था बच्चा? संस्कृति के 4 अध्याय। इस पर क्या मिला था दिनकर जी को? उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
कि दिनकर जी को उनके किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, कितना बच्चे को सर अकादमी, अब गलत पढ़ा, एकेडमी पढ़िए, एकेडमी नहीं बाबू, अकादमी ही होता है। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिला था किस पर भाई? संस्कृति के क्या था? संस्कृति के 4 अध्याय पर। और इसमें क्या है कि दिनकर जी को उनके किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो मिला था उनको उर्वशी के लिए। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था बच्चा? उर्वशी के लिए। इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इछला रही है? यानी कि दिनकर साहब जो कविता लिखे हैं उस कविता में कह रहा है कि कौन उनके अनुसार सोने का ताज पहनकर, सोने का मुकुट पहनकर, ताज पहनकर इतला रही है भाई? तो याद रखिएगा, देश की मिट्टी। कौन सी? देश की मिट्टी इतला रही है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि कवि दिनकर जी किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंहासन खाली करो जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंहासन खाली करो जनता के लिए, खाली कराने की बात वो कर रहे हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कवि दिनकर ने दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि दिनकर साहब ने दूधमुही शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया है? ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन याद रखिएगा। उन्होंने दूधमुही शब्द का प्रयोग किया है जनता के लिए। जनतंत्र का जन्म है ना भाई, जनतंत्र में जनता का शासन होता है। ठीक है, वोट वोट दे सकते हैं हम लोग, राजतंत्र में राजाओं का शासन होता है बच्चा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है भैया? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता होते हैं किसान और मजदूर। देखना जब जब वोट होगा, जब जब वोट होगा, बहुत बड़ा से बड़ा आदमी को झुकना पड़ता है, चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस बात को तुम गांठ बांध करके रख लो, कोई आदमी कितना से बड़ा क्यों ना हो, अगर वो इस लाइन में आता है, नेतागिरी के लाइन में आता है, तो याद रखिएगा उसको 2 आदमी के सामने जरूर झुकना पड़ता है। किसान और गरीब जनता के सामने उसको झुकना पड़ता है। भले ही वो 5 साल आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वोट नजदीक आएगा तो उसको कितना बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो जनता के सामने जाकर के पहले हाथ जोड़ेगा, कहेगा नमस्कार, इस बार हम ही को वोट दीजिएगा। ठीक है, अगला साल से फिर जैसे 5 साल में एक बार दिखे हैं, अगला बार वो भी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बात सब है। कह रहा है तो कवि के अनुसार जनता के देवता कौन है? किसान और मजदूर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि दिनकर जी को, देखो दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। ठीक है, कह रहा है इनको सम्मानित किया गया था भैया, किस चीज से सम्मानित किया गया था भाई? किस चीज से? तो याद रखना, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साहित्य अकादमी, सॉरी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साहित्य अकादमी अवार्ड से तो इनको मिला ही था। किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 उपाध्याय। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था बच्चा? उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। पद्म विभूषण भी इनको दिया गया था। ठीक है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। समझ आया? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? वो संस्कृति के 4 उपाध्याय तो है, क्योंकि इसी से तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था ना। कौन अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी से मिला था। उर्वशी भी है। क्यों उर्वशी है भाई? याद रखिएगा, उर्वशी इसीलिए है क्योंकि इसी से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन पीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए कुरुक्षेत्र भी उन्हीं की रचना है, अगर आपको ना मालूम था तो ये जान लीजिए। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन? कुरुक्षेत्र जब इसकी रचना है तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ग्राम्य उनकी रचना नहीं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है बच्चा? याद रखना, तो किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? जनता की हुंकारों से। अभी नेपाल में हुआ, जनता, वहां का यंग आदमी सब खूब जोश में आया, युवा सब, सरकार उखाड़ के फेंक दिया, है कि नहीं है? तो यही कह रहा है कि किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है? याद रखिएगा, जनता की हुंकार से महलों की नींव भी उखड़ जाती है। ठीक है, कुछ चलती नहीं चलता है। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति कौन से कविता का है? तो याद रखिएगा, यह पंक्ति है जनतंत्र के जन्म का, और इसके लेखक है भाई साहब दिनकर जी। कौन है?
दिनकर जी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी। 20 नंबर क्वेश्चन और मेरे हिसाब से इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। कह रहा है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, यानी कि वो जो काव्य बोलते हैं, कविता जो उन्होंने लिखा है, उसका मूल स्वर क्या है, उनका कहने का अंदाज कैसा है। याद रखिएगा, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्र के प्रति चेतना, लोग को क्या कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, चिता रहे हैं, ठीक है। इसमें वही चीज है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।